हाँ भैया, हेलो। ठीक है, तो देखो ये मेरा कंटेनर 1 है और ये सपोज कंटेनर मेरा 2 था। ठीक है, अब इसके अंदर किसी एक डेवलपर ने या किसी एक जो मेरा डेवऑप्स इंजीनियर था उसने डॉकर फाइल में ये लिख रखा है। तो कंटेनर जब बनेगा तो क्या चलेगा, npm स्टार्ट। अब इसकी मेन प्रोसेस क्या है, इसमें मेन प्रोसेस क्या रहेगी मेरी, ये सेल फॉर्म है तो सेल रहेगी, और चाइल्ड क्या रहेगा, चाइल्ड रहेगा मेरा npm। ये क्लियर हुआ। इस वाली केस में क्या होगा कि मेरी मेन प्रोसेस सेल रहेगी। अब मान लो ये एप्लीकेशन मेरा npm क्या कर रहा है, एप्लीकेशन चल रहा है और चल रहा है तो वो db से बात कर रहा है, कुछ डेटाबेस वगैरह रीड कर रहा है, राइट कर रहा है। ठीक है, सडनली क्या हुआ, एप्लीकेशन पे किसी ने किल की कमांड आई, या जब बहुत सारे एप्लीकेशन चलते हैं ना तो कंटेनर कई बार बंद होकर चालू हो जाते हैं, कई बार कंटेनर एकदम से किल हो जाता है, हमें दोबारा बनाना पड़ता है। तो सडनली अगर ये कंटेनर किल हुआ तो किल होने पर कौन सी प्रोसेस किल होगी, मेन प्रोसेस। ठीक है, मेन प्रोसेस किल हो गई, इसको पता भी नहीं चला, ये अभी इसको राइट कर रहा था। ये मान लो जो npm है, npm was writing something into db, ये db में कुछ राइट कर रहा था। राइट करने का मतलब क्या है, कुछ क्वेरीज वगैरह परफॉर्म कर रहा था, और सडनली ये किल हो गया। तो इसको ना एक्चुअल में क्या करना था, ये कनेक्शन जो बना हुआ था ना, ये कनेक्शन क्लोज करना था इसको, तभी तो ये डीबी इसको बोलेगा कि हाँ भाई कनेक्शन क्लोज हो गया, कोई और को लिखना हो तो लिख सकता है, या कोई और रिक्वेस्ट आ रही है वो परफॉर्म हो सकती है, क्योंकि डेटाबेस में क्या होता है, एक बार में एक ट्रांजेक्शन चलता है, एसेट प्रॉपर्टी फॉलो करता है वो। तो हुआ क्या कि सेल ने तो सिग्नल रिसीव किया किल करने का, खुद बंद हो गया, इसको इन्फॉर्म भी नहीं कर पाया, ये बेचारा अभी इसके साथ राइट करने के फॉर्म में रह गया, या कुछ फाइल्स ये ओपन स्टेट में छोड़ गया, तो उन फाइल पे लग जाएगा लॉक्स। फाइल्स तो होता क्या है ना ऑपरेटिंग सिस्टम में कि इफ एनी फाइल इज इन राइट स्टेट, अगर आप उसमें कुछ राइट कर रहे हो तो इट विल एक्वायर अ लॉक, वो उस पर एक लॉक एक्वायर कर लेता है। क्यों, क्योंकि एक फाइल में चार लोग एक साथ नहीं लिख सकते ना, पहले एक लिखेगा, एक प्रोसेस लिख रही होगी, तब तक दूसरी प्रोसेस नहीं लिखेगी। तो ऐसे ही डीबी में जब आप राइट कर रहे हो तो इसने एक लॉक एक्वायर कर लिया था इस npm की वजह से, और वो लॉक एक्वायर करके बैठा है, पता चला ये दोनों तो कब के निपट गए, पता भी नहीं चला। और npm को इन्फॉर्म करना था डीबी को कि भाई मैं अब जा रहा हूँ, आप ये लॉक हटा दो, बट वो तो सडनली सेल किल हुआ, npm किल हुआ, मतलब सेल गायब हो गया, कंटेनर गायब हो गया, कंटेनर गायब तो npm इसको इन्फॉर्म भी नहीं कर पाएगा, इसको कोई नोटिस भी नहीं मिला, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। और जबकि अगर मेन प्रोसेस मेरी सेकंड केस में, अगर मान लो मैंने ऐसे लिखा हुआ है एंट्री पॉइंट npm स्टार्ट, तो इस वाले केस में मेरी मेन प्रोसेस क्या रहती है, npm ही है, मेन प्रोसेस मेरी npm ही है। तो npm को जब मैं बोलूंगा किल करने के लिए तो npm क्या करेगा, सारी प्रोसेसेस सब कुछ सेटअप बंद करेगा, और जब बंद करेगा तो वो अपना जो ये लॉक लगा के रखा था उसने, इस लॉक को वो हटाएगा, क्योंकि अब तो npm को पता है ना कि हाँ भाई तुम्हें किल किल होना है। तो npm को पता है, तो npm क्या करेगा, इस पे जो राइट एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा था, किसी फाइल को ओपन करके बैठा था, कोई और प्रोसेस भी इनिशिएट करके बैठा हुआ था, उन सबको ये अपने हिसाब से मैनेज करके जाएगा, ताकि किसी और को प्रॉब्लम ना हो, जो दोबारा कंटेनर आए, या डीबी को कोई प्रॉब्लम ना हो। डीबी अब बैठा हुआ है कि भाई लॉक लगा के बैठा हुआ हूँ, ये राइट कर रहा है, ये तो निपट गया, ऐसे पता भी नहीं है, डीबी को थोड़ी ना पता कि ये निपट गया, डीबी तो लॉक लगा के बैठा हुआ है कि एक प्रोसेस है, वो क्या कहते हैं बात कर रही है, वो राइट एक्शन परफॉर्म कर रही है। तो अगर npm को ही डायरेक्ट इन्फॉर्म करोगे तो npm तो पता है कि भाई इसको बोल के जाएगा कि आई एम गोइंग टू डाई, आप ये लॉक हटा दो, तो ये जो जो भी एक्टिविटी कर रहा था ये सब अपने हिसाब से शट डाउन करके और किल हो जाएगा। प्रॉब्लम समझ में आई। बहुत कम इंटरव्यूअर पूछते हैं, बट ये अच्छा पॉइंट है, मतलब कई बार ऐसा होगा कि आपको प्रॉब्लम आ रही होगी, आप देखोगे मेरा एप्लीकेशन बार बार क्रैश कर जा रहा है, इसके चक्कर में डीबी में भी दिक्कत आ रही है, तो समझ लेना आपने एंट्री पॉइंट में ये लिख दिया है, और जब जब ये प्रोसेस किल हो रही है सेल वाली, npm बेचारा वो राइट एक्टिविटी करता रह जा रहा है, कुछ प्रोसेस कुछ फाइल्स ओपन स्टेट में छोड़ के चला जा रहा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है।
तो बेटर क्या है, एक अच्छी डॉकर फाइल लिखने के लिए आप एंट्री पॉइंट में हमेशा ये वाला सिस्टम फॉलो करो। तो इसको बोलते हैं सेल प्रोसेस या सेल फॉर्म, इसको बोलते हैं हम एग्जीक्यूटेबल फॉर्म। क्लियर हुआ? तो मुझे आइडियली यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था, देखो यहाँ पे तो मैंने कहीं भी CMD और वो नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये टॉमकेट वालों ने खुद ही दे रखा होगा, वो लोग देते हैं हमेशा एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में। मैं लिख देता हूँ, सेल फॉर्म विल कॉज मल्टीपल इश्यूज विथ अदर एप्लीकेशन, ठीक है, लाइक DV, अगर DVV से आप बात कर रहे हो तो उनके साथ काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बिकॉज जो हमारी चाइल्ड प्रोसेस है, चाइल्ड प्रोसेस विल नॉट गेट नोटिफाइड फॉर ऑल द क्लीन अप एक्टिविटीज़। जो उसको क्लीन अप एक्टिविटीज़ करनी थी उसके लिए वो नोटिफाई नहीं कर पाया, उसको कौन बताएगा? बस किसको इन्फॉर्म किया गया? सेल को, और सेल तो अपने हिसाब से बंद हो गया, वो छोड़ छाड़ के चला गया सब कुछ। जबकि इन एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में क्या होता है, इन एग्जीक्यूटेबल फॉर्म our main process will be CMD, will be npm, पाइथन यूज कर रहे हो तो पाइथन, और जावा यूज कर रहे हो तो जावा, यही मेन प्रोसेस होगी। Hence at the time of killing all cleanup activity will be performed well। कोई दिक्कत है इसमें? सो बेटर टू यूज executable form in CMD and entry point। क्लियर है ये चीज? फिर से बताना है क्या? मतलब सिंपल सा तरीका है, समझो कि इस वाले तरीके में मेन प्रोसेस सेल होती है, तो जो भी किल करना या रीस्टार्ट करते वक्त किसको इन्फॉर्म किया जाएगा? सेल को। तो सेल अपने हिसाब से तो चीज़ें करके चला जाएगा, पता चला NPM हमारा कुछ एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा था, उसको पता भी नहीं चला। इस वाले में क्या होता है, मेन प्रोसेस हमारी NPM ही है, तो NPM को ही इन्फॉर्म किया जाएगा कि यू आर गोइंग टू किल, अपनी क्लीन अप एक्टिविटी कर लो। तो ये जो भी इसने फाइल या जो भी लॉग्स वगैरह एक्वायर कर रखे थे दूसरे एप्लीकेशन से बात करने के लिए या दूसरे प्रोसेस वगैरह को इनिशिएट कर रखा था, सबको अपने हिसाब से नोटिफाई कर करके जाएगा। क्लियर है ये बहुत ही कम पूछते हैं, लेकिन अगर डिटेल में कोई पूछता है कि व्हाट इज अ एग्जीक्यूटेबल फॉर्म और व्हाट इज अ सेल फॉर्म, तो आप यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो और डिटेल में बता सकते हो कि किस में क्या इशू आता है। या कोई आपसे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आता है कि व्हाट वाज द बिगेस्ट चैलेंज यू फेस्ड इन डॉकर कंटेनर्स, कौन सी प्रॉब्लम थी जो सबसे ज़्यादा आ रही थी, तो आप इसको एग्जांपल लगा सकते हो कि अर्लियर वी वर यूजिंग अ सेल फॉर्म इन our docker file, so our application was creating multiple issues at the time of killing or at the time of restart। so at the time होता ना, at the time of troubleshooting we identified that multiple logs will was acquired by the application। ये वाला एग्जांपल रखते हो कि बहुत सारे लॉग एक्वायर कर रहा था ये एप्लीकेशन, और at the time of restart or sudden kill the process was not properly shut down, it was not performing any clean up activity। तो बोलेगा ऐसा क्यों हो रहा था, क्या हो रहा था, तो यही अच्छे समझा देना कि मेन प्रोसेस हमारी सेल थी, NPM को पता भी नहीं चल रहा था, ये किल हो जा रहा था, ये अभी ऑर्फन में रह जा रहा था, ये क्लीन अप एक्टिविटी नहीं कर पा रहा था। देन वी मूव टू द एग्जीक्यूटेबल फॉर्म विच क्रिएटेड विच सॉल्व दिस इशू। तो इसको तुम वैसे भी बता सकते हो। क्लियर है ये? मल्टी स्टेज में आया, इसको यूज करें मल्टी स्टेज को। ये वाला क्लियर है? ये बस थ्योरी है, बस आपको क्या करना है, हमेशा एंट्री पॉइंट ऐसे लिखा करो, CMD या एंट्री पॉइंट जब भी लिखो ऐसे मेंशन करो, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। क्लियर है कि नहीं?
ठीक है। नोट 14 लाना पड़ेगा तभी ये चलेगा। मल्टी स्टेज में देखो क्या है, दो काम करने हैं, बिल्ड करना है और डिप्लॉय करना है। तो एक ही डॉकर फाइल या एक ही बेस इमेज के अंदर हम जुगाड़ लगाने से अच्छा है आप स्पेसिफिक बेस इमेजेस को यूज़ करो जो जिसके लिए बनी गई हैं। जैसे टॉमकैट बना गया है वॉर फाइल को चलाने के लिए, तो आप टॉमकैट यूज़ करो, पर इसके लिए हमें फिर 2 बार डॉकर फाइल लिखनी पड़ती है, तो ऐसा नहीं है। सिंगल डॉकर फाइल को आप मल्टीपल स्टेजेस में लिख सकते हो। बस आपको क्या करना होता है, एलियास सेट कर देना होता है। तो आपने क्या किया, देखो ये सिंपल एक डॉकर फाइल है, यहाँ पर एलियास सेट कर दिया। अब इसका जो आउटपुट आएगा आप दूसरी बेस इमेज में दे सकते हो। तो उसको देने का क्या तरीका है कि कॉपी हाइफन हाइफन फ्रॉम लगाते हैं, तो जो भी एलियास दिया आपने वो, और इसके अंदर कौन से फोल्डर से कोड या जो भी फाइल है कॉपी करनी है, तो रूट के अंदर ऐप, अब ऐप के अंदर टारगेट, उसके अंदर जो भी वॉर बन रही हो उसको, और टॉमकैट के किस फोल्डर में देना है वो। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कि सोर्स विल बी स्टेज 1 फोल्डर और डेस्टिनेशन विल बी स्टेज 2 जो है, जैसे कि यहाँ वाले केस में क्या हो जाएगा, टॉमकैट के अंदर, और स्टेज 1 फोल्डर यहाँ वाले केस में क्या हो जाएगा कि मेवन वाले में वो कहाँ क्या बन रहा है। क्लियर है ये चीज, ट्राई करें इसको। चलो हम जल्दी से एक मेवन का वेब ऐप लेके आते हैं। मेवन वेब ऐप गिटहब, इसका ले लेते हैं, इसमें वॉर बनती है ना। तो वैसे डॉकर फाइल इन्होंने लिख रखी है, पर देखते हैं इनकी डॉकर फाइल में क्या लिखा हुआ है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, टॉमकैट ले रहे हैं, टारगेट फोल्डर से उठा के सीधा, देखो बिल्ड नहीं करा रहे हैं ये लोग, बिल्ड डॉकर फाइल से नहीं करा रहे हैं, बस डिप्लॉयमेंट करवा रहे हैं। और देखो इन्होंने बोल दिया यूएसआर लोकल टॉमकैट वेब एप्स में उठा के ये चीज़ पटक देना। हम लोग क्या करेंगे, बिल्ड और डिप्लॉय दोनों कराएंगे डॉकर के यूज करके। इन्होंने बिल्ड देखो मैनुअल किया है, तभी तो ये सीधा टॉमकैट लेके बोल रहे हैं कि इस फोल्डर में जाना, और ये बोल रहे हैं मशीन के इस फोल्डर से कॉपी करो स्टार डॉट वॉर को और यूएसआर लोकल में पटक दो। और देखो हमने क्या लिखा है, हमने क्या लिखा है कि पहले बिल्ड भी करो इससे और फिर डिप्लॉय करो। ठीक है, तो हम लोग इसी वाले कोड को एक बार बिल्ड डिप्लॉय करते हैं। गेट क्लोन देते हैं, ऐप रन देता हूँ। ठीक है, तो वो काफ़ी कुछ चीज़ें पड़ी हुई है, हम पहले इनकी डॉकर फाइल डिलीट कर देते हैं क्योंकि इनकी डॉकर फाइल आधी अधूरी है। तो ये डॉकर फाइल मैंने डिलीट कर दी, अब यहाँ डॉकर फाइल नहीं है एक भी। हम लोग अब क्या करते हैं, डॉकर फाइल बनाते हैं। स्क्रीन विजिबल है ना, टच डॉकर। ठीक है, अब डॉकर फाइल में हम लिखना शुरू करते हैं। तो फ्रॉम मेवन, लेटेस्ट वर्जन ले आते हैं मेवन का, कोई दिक्कत नहीं है, और वर्क dir सेट कर देते हैं। वर्क dir क्या सेट कर देता हूँ, ये कॉपी करना है जिस फोल्डर में मेरा डॉकर फाइल है उसी के अंदर का सारा कंटेंट ऐप वाले फोल्डर में। उसके बाद रन में क्या चलाना है, mvn clean पैकेज। उसके बाद से इतने ही काम है अभी। तो अब डिप्लॉयमेंट के लिए हम लोग क्या लाएंगे, पहले इसका एलियास सेट कर देता हूँ एज बिल्ड। अब टॉमकैट लेकर आता हूँ, टॉमकैट लेटेस्ट वर्जन, और बस कॉपी चलाना है इसमें। और कहाँ से कॉपी करना है, तो हाइफन हाइफन फ्रॉम इक्वल्स टू इस बिल्ड वाली स्टेज से कॉपी करना है।
और इसमें भी किस फोल्डर से, तो ऐप फोल्डर के अंदर टारगेट फोल्डर बना होगा, क्योंकि डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी वही है, तो उसके अंदर ही सारा कोड गया, उसके अंदर ही टारगेट बना। और उसके अंदर मैंने बोला स्टार डॉट जो वॉर आए उसको उठा के कहाँ रख देना है, तो ये रहा वो फोल्डर, USR शेयर होता है शायद, USR शेयर लोकल टॉमकैट वेब एप्स। और अपनी वॉर का नाम हम लोग रूट डॉट वॉर लिख रहे हैं, क्योंकि डिफ़ॉल्ट नाम यही रहे, तो टॉमकैट एक बार में पकड़ लेता है, अदरवाइज फिर हमें नाम वाम मेंशन करने पड़ते हैं। और इसका नाम लिख देता हूँ मैं रूट डॉट वॉर। क्लियर है? इस इतने में दिक्कत कोई? स्टेज 1 में हम लोग मैवन ले रहे हैं, उसका एलियास सेट कर रहे हैं, उसके अंदर फोल्डर बनाया, कोड कॉपी किया, मैवन क्लीन पैकेज चलाया। ये चलाते ही इसके अंदर एक टारगेट फोल्डर बना देगा, उसके अंदर वॉर आ जाएगी। उसके बाद स्टेप 2 में हम लोग क्या कर रहे हैं, बेस इमेज ये ले रहे हैं, उसके बाद से ऊपर वाली स्टेज से ऐप के अंदर टारगेट फोल्डर के अंदर स्टार डॉट वॉर को कॉपी करके यहाँ पर टक दे रहे हैं। क्लियर है? ठीक है, जो हमने लिखना था वही लिखा हुआ है। ओके, अब हम लोग बिल्ड करते हैं। डॉकर बिल्ड -t माई ऐप नाम रख दूँ। देखो पहले मैवन ला रहा है, मैवन की बेस इमेज की सारी लेयर्स ले आया, और अब जब ये मैवन क्लीन पैकेज चल रहा है तभी तो ये चल रहा है डाउनलोडिंग ऑनलोडिंग। याद करो हम लोग मैवन क्लीन पैकेज चलाते थे तभी ये लाइब्रेरी डाउनलोड करके लाता था। तो मैवन क्लीन पैकेज वाला टास्क चल रहा है, ये वाला टास्क चल रहा है। तो जब ये चल जो ये चल रहा है यानी कि ये कॉपी सही चला है, वरना तो फेल हो जाता है। क्लीन पैकेज वहीं चलता है जहाँ form.xml पड़ी रहती है। अब ये क्या करेगा, टॉमकैट की बेस इमेज को लाएगा। देखो ये टॉमकैट की बेस इमेज को लाया, ठीक है। इसमें कई चीज़ें पहले से थी, फिर उसमें कुछ चीज़ें पुल की और कोड वाली चीज़ को कॉपी कर दिया। तो अब मैं एक बार देखता हूँ कि डॉकर इमेज एलएस पे मेरे पास क्या क्या पड़ा हुआ है। अब बताओ ये जो इमेज है माई ऐप, ये इमेज में क्या क्या चीज़ है। तो स्टेप 1 में क्या हुआ था, वो मैवन लेकर आया, मैवन से उसने उसमें कोड कॉपी किया, एम्बियन इंस्टॉल चलाया, और देखो ना उसने ना ये वाली एक इमेज बना दी थी। मुझे कैसे पता, देखो 500 MB की थी ऑफिशियल वाली, उसमें कोड वोड कॉपी करा तो 550 के आसपास हो गई, ठीक है। फिर वो टॉमकैट की ऑफिशियल लाया और उसमें बस वॉर फाइल को पेस्ट कर दिया है। देख रहे हो ये वॉर फाइल, तभी तो इसने 455 से कुछ ये साइज बढ़ गया इसका, 10 MB की होगी वो वॉर फाइल, तो 10 MB बढ़ गया। तो इस वाले इमेज में सिर्फ टॉमकैट है और टॉमकैट के पास वो मेरी वॉर फाइल है। तो ये कस्टम इमेज है टॉमकैट की जिसके अंदर वॉर फाइल पड़ी हुई है। अब मैं इसे रन करता हूँ, तो डॉकर रन -d-p किस पोर्ट पे चला दें, 80 पे चला दें। और टॉमकैट किस पे चलता है, 8080 पे, तो ये 8080 कंटेनर का पोर्ट हो गया। उसके बाद से मेरे एप्लीकेशन का नाम और कुछ देना है नहीं, कंटेनर बन गया। चेक करते हैं, कंटेनर चालू है, दिख रहा है कंटेनर चालू है। एक बार हम लोग इसकी पब्लिक आईपी हिट करके देखते हैं कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा। टॉमकैट तो चालू हो गया है, और 404 स्टेटस वगैरह ये एरर आ रही है, समझ में कब आती थी, ये एरर समझ में आ रही है कब आती थी। टॉमकैट चल रहा है, देखो कंटेनर चालू है, कंटेनर के अंदर मेरा एप्लीकेशन जो है ना वो आउटसाइड एक्सेसिबल नहीं है। तो टॉमकैट के जो लेक्चर हमने पढ़े थे उसमें याद आ रहा है, आउटसाइड एप्लीकेशन को एक्सेस कराने के लिए क्या करना पड़ता था, याद आ रहा है। टॉमकैट का एप्लीकेशन को बाहर आउटसाइड एक्सेसिबल कैसे कराते थे हम,
कैसे चलेगा यार? बिल्ड किया, डिप्लॉय हो गया, चल क्यों नहीं रहा? क्योंकि रूट डॉट वॉर आउटसाइड एक्सेसिबल नहीं हो रही है। और वो क्यों नहीं होती है? ये टॉमकैट में हमने पढ़ा था। इसको चला के देखना कैसे इसको एक्सेसिबल करेंगे। इससे क्या किया हमने, जो फाइनल इमेज है उसके अंदर बस हमारा टॉमकैट है और हमारा एप्लीकेशन है। वरना अगर हम वही जो निहार बोल रहा था आई थिंक, या कोई और बोल रहा था, तो सोचो 500 MB का ये मेवन रहता, फिर उसके ऊपर टॉमकैट इंस्टॉल करते, फिर पूरा पैकेज वगैरह चलाते, फिर जाके डिप्लॉयमेंट करते, तो 1.5 GB की चली जाती। जबकि ये फाइनली इमेज हमारे पास सिर्फ ये है। क्लियर हुआ ये मल्टी स्टेज? अब एक बार देखो मल्टी स्टेज में फैशन वाले की लिख के दिखाता हूँ, वो भी चलनी चाहिए। CD करके फैशन में गया, LS किया, यहाँ पे कोई डॉकर फाइल नहीं है, टच करके डॉकर फाइल बनाता हूँ। नोड 14 ले लेंगे ताकि दिक्कत ना आए, वो कोड फेल हो रहा था ना, क्योंकि इसमें सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रॉम नोड 14। उसके बाद इसका एलियास सेट कर देता हूँ मैं, बिल्ड रख देता हूँ नाम, वर्क dir ऐप बना लेता हूँ कोड कॉपी करने के लिए। कोड कॉपी हो गया मेरा। रन में मुझे क्या चलाना है, npm इंस्टॉल। उसके बाद क्या चलाना है, उसके बाद मुझे चलाना है npm रन बिल्ड। ये क्या करेगा, एक बिल्ड बना देगा। ठीक है, और बिल्ड बनाने के बाद डिस्ट फोल्डर बनता है। तो अब मुझे nginx चाहिए, क्योंकि जो फोल्डर बनेगा ना डिस्ट, उसके अंदर आप देखोगे तो HTML का ही कोड होता है फाइनली। तो हमें अब HTML कोड चलाने के लिए क्या चाहिए, nginx। उसके बाद से कॉपी करना पड़ेगा ऊपर वाली स्टेप से। ऊपर वाली स्टेप से कैसे कॉपी करते हैं, हाइफन हाइफन फ्रॉम इक्वल्स टू, कहाँ से कॉपी करना है, बिल्ड वाली से। तो यहाँ नाम देंगे बिल्ड, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, बस रेलेवेंट होना चाहिए थोड़ा। उसके बाद से मैंने बोला ऊपर ऐप के अंदर डिस्ट फोल्डर है, ऐप के अंदर डिस्ट फोल्डर है, उसको क्या करना है, फ्रॉम में एज बिल्ड क्या लिखा है? फ्रॉम में नोट 14 एज बिल्ड। एज बिल्ड मतलब एलियास दे रहे हैं, इसको एज ए बिल्ड नाम दे दो, इस स्टेज को क्या नाम दे दो, बिल्ड। एज नहीं बोलते कि राइट दिस एज, इंग्लिश का वर्ड है एज। तो आप इसके बाद कोई भी नाम दे सकते हो। ठीक है, और मैंने बोला ऐप के अंदर जो डिस्ट फोल्डर बनेगा, इस डिस्ट वाले फोल्डर को उठा के हमें कहाँ देना है, nginx के अंदर। npm रन बिल्ड चलाया, और फिर हमने ऐप के अंदर डिस्ट फोल्डर या बिल्ड फोल्डर भी बनता है, देख लेते हैं अभी कौन सा बनेगा। एरर देगा अपने आप अगर नहीं बनेगा तो। usr शेयर, वैसे ही आप डेवलपर्स तुरंत पूछ के बता सकते हो कि भाई कौन सा फोल्डर बनता है बता दो, और HTML के अंदर। तो मैंने क्या बोला, इस वाले ऐप के अंदर जब ये वाली चीज़ चलाऊंगा तो एक डिस्ट नाम से फोल्डर बन जाएगा, उसका कोड उठा के nginx को दे दो। ठीक है, और nginx तो मेरा cmd एंट्री पॉइंट कंटेन करता ही है, तो वो चलेगा। देखते हैं डॉकर रन पहले बिल्ड कर लेते हैं, डॉकर बिल्ड -t, फैशन नाम देता हूँ, और टैग छोड़ देता हूँ, लेटेस्ट ही रहने देता हूँ। तो देखो नोड की बेस इमेज ला रहा है, उसके बाद वर्किंग डायरेक्टरी सेट करेगा, उसके बाद से वो कोड कॉपी करेगा, जो जो स्टेप्स लिखी हुई है वो एक एक करके परफॉर्म करेगा। और npm रन बिल्ड फेल हो जाएगा तो समझ लेना कि वहां पर वो कमांड चल नहीं रही, या फिर सेकंड हमने ये कोड लिया था ना, हाँ ये package.json स्क्रिप्ट में npm स्टार्ट npm बिल्ड है, अच्छा डायरेक्ट मेंशन ही नहीं किया।
तो npm इंस्टॉल चल गया, मतलब कोड हमारा ऊपर सही कॉपी हुआ है, वरना वो बोलता पैकेट डॉट जेसन नहीं है। तो मल्टी स्टेज में हम लोग क्या कर रहे हैं ना, अपनी इमेज को हैवी होने से बचा रहे हैं, ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना पड़ा, क्योंकि हमें पता है कि मार्केट में पहले से ही वो चीज़ अवेलेबल है। अब मैं npm के अंदर nginx क्यों इंस्टॉल करूँगा, क्यों nginx की फालतू में फोल्डर बनाओ, पूरा लाइब्रेरी बनाओ, इंस्टॉल करो। आप क्या कर सकते हो, मल्टी स्टेज का कंसेप्ट यूज़ कर सकते हो। npm इंस्टॉल चल गया, कोई एरर नहीं आया, क्योंकि 14 वर्जन चाहिए था नोड का। तो कैसे पता चलता है कि ये 14 है 20? एक तरीका तो सबसे अच्छा वही है कि आप डेवलपर से पूछ लो। बाकी अब जब थोड़ा सा एक्सपीरियंस होंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि जो रिएक्ट होगा इसमें, अगर रिएक्ट 16 है तो नोड 14 होना चाहिए, इससे एक वर्जन कम ही होना चाहिए। ठीक है, तो वो आप डायरेक्ट डेवलपर से पूछ सकते हो, ये ऐसा कोई रटने वाली चीज़ नहीं है। देखो npm बिल्ड चलाया मैंने, npm रन बिल्ड, तो देखो वो भी चला है। तो अगर मैं, आप नॉर्मल भी देखो, इसको आज कैसे चलाओगे आप लोग, घर पे गिट क्लोन करना है इसको, नोड 14 डाउनलोड करना। अभी मेरे इस मशीन पे नोड कौन सा पड़ा था, 18, और जब अगर रिएक्ट तुम्हारा 16 होना, तो नोड का वर्जन उससे कम ही होना चाहिए। देखो बिल्ड बन रही है इसकी, बिल्ड बन गई। इंजन को मैंने, ये देखो सेकंड स्टेप चली, और इंजन को देखते हैं वो फोल्डर। देखो ये देखो यहाँ पे दिक्कत आया, क्या आया कि ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, यानी कि ये फोल्डर नहीं है। तो कौन सा फोल्डर बना है npm रन बिल्ड से, एक सेकंड, हम लोग क्या करते हैं ना, नोड का कौन सा वर्जन है मेरे पास, 18। नोड को वर्जन, नोड वर्जन मैनेजर एक आता है 2 ubuntu में, हम लोग नोड को 14 ले आते हैं। तो हम लोग क्या एक बार मैनुअल चला के देख लेंगे, तो डॉकर में तो वही काम करना है जो मैनुअल करते हैं। sudo apt इंस्टॉल node.js, नोड 18 आया, npm इंस्टॉल हुआ, फिर उसने बोला ये चीज़ चला दो। ठीक है, हम ये चला देते हैं। हम लोग क्या जल्दी जल्दी देख लेते हैं डिस्ट बनता है, क्या बनता है। ये आता है नोड वर्जन मैनेजर, देखो ये आता है, ये ना आपको जो बोलोगे आप नोड का, वो वर्जन इंस्टॉल कर देता है। तो हमें ना यही चलाना है। अभी नोड का कौन सा वर्जन है हमारे पास, 18 है। ठीक है, इसको इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद से ये चलाते हैं। nvm करके एक टूल आता है, नोड वर्जन मैनेजर। ये क्या करता है, आपके नोड के डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स को एक कमांड के थ्रू मैनेज करने में हेल्प करता है। देखो आप nvm लिस्ट चलाएंगे ना, तो ये चल जाएगा, तो सब बता रहा है नोड के कौन सा वर्जन इंस्टॉल करना है। अब जैसे मुझे क्या करना है, nvm 14 करना है ना, देखो बस मैं नोड वर्जन मैनेजर से बोलूँगा 14 कर दो, देखना ये मेरा नोड 18 से उठा के 14 कर देगा। अब देखना नोड हाइफन हाइफन वर्जन, अभी 18 आ रहा था ना, 14 आ रहा है। अब मैं npm इंस्टॉल चलाऊंगा तो मेरा चलेगा, अरे फैशन वाले फोल्डर में चलना है, और npm इंस्टॉल। अब npm इंस्टॉल चल जाएगा तो क्या चलाऊंगा, npm रन बिल्ड, और चेक कर लूंगा कि फोल्डर कौन सा बन रहा है, डिस्ट बन रहा है या फिर बिल्ड फोल्डर भी बनता है कभी कभी। तो वो डेवलपर नहीं है, इसलिए हमको ये सब चेक करना पड़ रहा है, वरना डेवलपर में खुद बता देता है कि npm का ये वर्जन चाहिए, नोड का ये वर्जन चाहिए, और ये फोल्डर बनेगा, और आपको फाइनली इसको nginx पर डिप्लॉय करना है। तो पूरा वर्क फ्लो हमें पता चल जाता है प्रोजेक्ट का, तो हम जल्दी जल्दी चीज़ें कर देते हैं। अभी क्या है, हम लोग को खुद देखना पड़ रहा है किसके फोल्डर में क्या है क्या नहीं है। ठीक है, देखो इस बार ये चीज़ें चल गई, कोई एरर नहीं आया। अब मैं चलाता हूँ npm रन बिल्ड। पहले मैं एक बार ls कर लेता हूँ, कुछ बना तो नहीं, कोई फोल्डर नहीं है ना, बिल्ड फोल्डर है और ना डिस्ट फोल्डर है।
चेक करते हैं क्या बनता है npm रन बिल्ड से। नोड में भी बिल्ड बनता है, ऐसा नहीं है कि npm स्टार्ट ही हमेशा चलाता है, क्योंकि npm स्टार्ट npm का इन्वायरमेंट में रन कराता है, वो डेव इन्वायरमेंट के लिए होता है। फाइनली देखो प्रोडक्शन में कोड लाने के लिए आपको बिल्ड ही बनानी पड़ती है, वो डेवलपर ने मेंशन कर रखा है तो बनता है। देखो यहाँ पे ये बिल्ड के लिए ऑप्टिमाइज्ड कोड वो बिल्ड रेडी कर रहा है। तो आप लोग चेक कर लेना यहाँ पे, अगर आपके नोड वाला वो जो पैकेज डॉट जेसन है उसमें ना यहाँ पर स्क्रिप्ट के अंदर ये बिल्ड लिखा हुआ है तो ये बिल्ड बनेगी। ठीक है, एलएस करते हैं। देखो बिल्ड फोल्डर बना है, डिस्ट फोल्डर नहीं बना, बिल्ड बना है। अब एक बार मैं बिल्ड के अंदर जाके देता हूँ, वो कौन सा टॉम कैट वाला जो हमारा सेटअप है ना, बिल्कुल वैसे ही मान के चलो। उसमें टारगेट बनता था, टारगेट के अंदर जार या वॉर बनती है, इसमें बिल्ड या डिस्ट फोल्डर बनता है, यहाँ बिल्ड बना है। इसके अंदर जाके देखो आपको HTML के ही कोड दिखेंगे, देखो index.html सब। तो हमें अपने डॉकर फाइल में क्या चेंजेस करनी है, नैनो डॉकर फाइल में हमें क्या चेंज करना है, हमें वो डिस्ट हटा के क्या लिखना है, बिल्ड, क्योंकि हमारा वहाँ पे फोल्डर बना होगा बिल्ड। बस बिल्ड, कंट्रोल X Y एंटर। और अब मैं चलाता हूँ डॉकर बिल्ड -t माई ऐप। इस वाली कमांड से बिल्ड बनती है। बिल्ड में यहाँ पे कौन सा फोल्डर है, बिल्ड नाम से ही फोल्डर है, उसे उठा के हमने USR शेयर इंजनिक्स HTML को दे दिया। अब जो लास्ट में इमेज हमें मिलेगी वो ये मिलेगी। तो हमारा देख रहे हो कोड भी जा रहा है, कोड बिल्ड भी हो रहा है, पूरा लाइब्रेरी इंस्टॉल हो रही है, फाइनली हमें लास्ट में ये इमेज मिल रही है। और ये इमेज कितने MB की होगी, 200 300। तो बन रही है, तब तक हम एक दो और बन सकते हैं। ARG और ENV इंस्ट्रक्शन में क्या फ़र्क है, जो डॉकर फाइल में हम लिखते हैं उसमें क्या फ़र्क है। तो देखो ARG जो आप लिखते हो, वी कैन डिफाइन आर्गूमेंट्स इन अ डॉकर फाइल यूजिंग ARG। ARG यूज़ करके हम लोग आर्गूमेंट्स डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, बट इसकी क्या खासियत है कि इट इज़ एक्सेसिबल विद इन द डॉकर फाइल एंड डॉकर इमेज ओनली। ये डॉकर इमेज और डॉकर फाइल के अंदर ही एक्सेसिबल होता है। ठीक है, कैसे डिफाइन करते हैं, हम लिखते हैं आर्गूमेंट, जो फिर की का नाम लिखते हैं, उसके बाद उसकी वैल्यू असाइन कर देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे मुझसे कोई बोल रहा है कि चलो आर्गूमेंट यूज़ करके बताओ, तो मैंने एक आर्गूमेंट लिखा इमेज इक्वल्स टू उबंटू, एक और आर्गूमेंट लिखा, ये डॉकर फाइल के अंदर लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, और टैग इक्वल्स टू 80, और फिर मैंने लिखा फ्रॉम, और फ्रॉम के बाद अब मैंने ना इमेज का नाम नहीं लिखा, मैंने वैल्यू ले ली इमेज की। ऐसे ही मैंने टैग का नाम नहीं लिखा, वैल्यू ले लिया टैग का। उसके बाद से वर्क dir वही जो नॉर्मल करते हैं, उसके बाद से रन,
और रन में जो भी आपको, नहीं कॉपी रह गया ना, कॉपी, उसके बाद से रन जो आप नॉर्मल चलाते हो, जैसे मान लो ये जावा का है तो मैं क्या चलाऊँगा, npm clean पैकेज। तो ये होता है आर्गूमेंट, बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा, बट अच्छा है कि आप यूज़ करो, क्योंकि इससे क्या होता है आप एक स्टैंडर्ड डॉकर फाइल लिख पाते हो। जैसे कि अब अगर मुझसे कोई बोलेगा इसकी इमेज बनाओ, तो मैं क्या बनाऊंगा, डॉकर रन डॉकर बिल्ड -t, मेरी इमेज का नाम, उसका जो भी मैं टैग रखना चाहता हूँ वर्जन 1, और उसके बाद ये ऐसे हम बनाते हैं, है ना। बट अब देखो यहाँ पे ना आप पास कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया -बिल्ड -आर्गूमेंट, और कौन सा आर्गूमेंट, इमेज का नाम मैंने लिख दिया nginx, और सिमिलरली टैग मैंने लिख दिया लेटेस्ट। तो देखो ये क्या कर रहा है, ये क्या करेगा, बिल्ड आर्गूमेंट्स में जाके आर्गूमेंट में जो इमेज की वैल्यू उबंटू लिखी है उसको ओवरराइट करके क्या लिख देगा, nginx। ऐसे ही टैग के अंदर मैंने क्या लिखा है, लेटेस्ट, तो लेटेस्ट। तो आपको क्या है, डॉकर फाइल बार बार नहीं छेड़नी पड़ेगी, आप एट द टाइम ऑफ इमेज बिल्डिंग इसको चेंज कर सकते हो। जैसे इमेज का नाम मान लो उबंटू ही रखना है, तो मैंने यहाँ पे इमेज नेम में नहीं चेंज करूंगा, मैं क्या करूँगा, टैग लेना है मान लो उबंटू का 22 वर्जन या 20 वर्जन, तो ये यहाँ से कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आप बार बार डॉकर फाइल को नहीं चेंज करोगे, इमेज बनाते वक्त आप इसको चेंज कर सकते हो। बस प्रॉब्लम क्या है, ये सिर्फ इमेज के लेवल पे ही और डॉकर फाइल के लेवल में ही एक्सेस होता है, यानी इसकी वैल्यू सिर्फ इसमें, और जब इससे इमेज बनती है उसके अंदर ही एक्सेसिबल होगी। कंटेनर बनने के बाद अगर मैं बोलूँगा कि ई को प्रिंट करो इसकी वैल्यू, तो नहीं प्रिंट करेगा, बोलेगा कि ऐसे कोई वेरिएबल नहीं है। आर्गूमेंट सिर्फ डॉकर फाइल और डॉकर इमेज के लेवल पे एक्सेसिबल होता है, ठीक है। वहीं पर जो हमारा env है वो बहुत पावरफुल है, इट इज ऑल्सो अ इंस्ट्रक्शन इन डॉकर फाइल। ये डॉकर फाइल में ये भी एक इंस्ट्रक्शन ही होता है। इट इज एक्सेसिबल इन डॉकर फाइल, डॉकर इमेज एंड कंटेनर, ठीक है, ये सब में एक्सेसिबल है। तो ये ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि देख रहे हो ये इमेज में भी इसकी वैल्यू ले सकते हो, यूज़ कर सकते हो, इसके कंटेनर के अंदर भी कर सकते हो, डॉकर फाइल में भी कर सकते हो, ये इसका बेनिफिट है। इट इज इंस्ट्रक्शन इन डॉकर फाइल यूज टू सेट द वैल्यू या यूज टू सेट द इन्वायरमेंट वैल्यूज या वेरिएबल्स, आप वेरिएबल्स वगैरह सेट करते हो, दोनों का सेम काम ही है। आर्गूमेंट से भी इन्वायरमेंट की वेरिएबल सेट करते हो, बट वो सिर्फ डॉकर इमेज और डॉकर फाइल के अंदर एक्सेसिबल होता है, इन कंटेनर एज वेल एज इमेज। तो ये ज़्यादा अच्छा है। कैसे यूज़ करते हैं, आप बस इतना लिखोगे env। अब जैसे मुझे जावा का पाथ सेट करना है डॉकर फाइल के थ्रू, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि जावा के अंदर, मैंने बोला opt के अंदर है मेरा एक फोल्डर जावा, उसके अंदर ओपन JDK -11 JDK पड़ा हुआ है, ये पाथ सेट कर दिया। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ करते हो। तो देखने में ऐसा लगेगा कि ये भी तो सेम वैल्यू सेट कर रहे हैं, बट ये सिर्फ इमेज और इस फाइल के अंदर ही यूज़ कर पाओगे, जबकि इसको आप कंटेनर के अंदर भी यूज़ कर पाओगे। क्लियर है, ठीक है। देखो ये हमारी अब डॉकर इमेज बन गई होगी, डॉकर इमेज ls माई ऐप, ये बन गया। देख रहे हो कितने MB का बना है, मात्र 1.91 MB। क्यों, क्योंकि सिर्फ nginx है और उसमें मेरा बिल्ड का फोल्डर है। अब मैं इसे कंटेनर बनाता हूँ, डॉकर रन -d, पोर्ट किस पे चला दूँ, 90 पे, और वो nginx से बना हुआ है तो 80 पे ही चलेगा, और उसके बाद से मेरी इमेज का नाम है माई ऐप। कंटेनर बन गया, डॉकर ps करते हैं, कंटेनर चालू है, पोर्ट 90 पे चेक करते हैं वेबसाइट चल रही है क्या नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बिल्ड और डिप्लॉयमेंट एक साथ कर रहा हूँ। देखो वेबसाइट चल रही है ना, ऊप्स वाला पेज आएगा, देखो यहाँ फैशन क्यूब लिख गया, यानी वेबसाइट चालू है।
कैसे पकड़ रहा है क्या ये? फैशन क्यूब देखो यहाँ पे लिख के आने लगा, मतलब ये वेबसाइट तो चालू है, ये कंटेनर कुछ गड़बड़ कर रहा है क्या अभी? ये मल्टी स्टेज समझ में आया, आर्गुमेंट ENV ये समझ में आया, और ये सेल फॉर्म और एग्जीक्यूटेबल फॉर्म ये समझ में आया। अब आप लोग आज क्या करोगे, जितने भी एप्लीकेशन अभी तक आपने पाइथन पे बनाए चाहे नोड पे बनाए, उन सबको मल्टी स्टेज पे लेकर आओ, इससे मल्टी स्टेज की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और जावा वाला तो हमने जो कौन सा अप वाला भी किया, लैंडमार्क वाला भी किया है, उसको ट्राई करना। बाकी ये तो थ्योरी है, आर्गूमेंट भी थ्योरी है, ENV भी थ्योरी है। कल करेंगे हम डॉकर नेटवर्क, डॉकर वॉल्यूम, और ये डॉकर फाइल के जो कुछ आर्गूमेंट्स रह गए हैं, लेबल, ऑथर, वॉल्यूम, ये सब डिटेल में देख लेंगे। ठीक है, बाकी कल जो बोला था वो किसी ने प्रैक्टिस किया, किसी को कोई इशू?